हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की फाइनली नई वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में हम आपको जैसा कि पता ही है कि टॉप 1500 क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यूज है ये आपको कवर करवा रहे हैं। लगातार यहाँ पर आपके कमेंट्स आ रहे थे इससे रिलेटेड, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू कवर आपको करवा देंगे अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स और सपोर्ट रहा तो। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका दे चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हम आपको कवर करवा चुके हैं। जीके जीएस और करंट अफेयर के मिक्सअप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं और यही प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं और इसी वीडियो में विद प्रूफ हम आपको बताएंगे, जैसा कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चंस फंसे हैं और कॉपी हुए हैं, उसी तरह से एसएससी जीडी में भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यानी 50% जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू से बनते हैं। तो आप अच्छे से इन सभी को कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि गाइस इसकी पीडीएफ मिल जाए ताकि आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएं, तो आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं, वहां पर सर्च करेंगे मिल जाएगी। और इसके अलावा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आपको को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जहां से भी करना है कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स स्टडी मटेरियल सारे के सारे यहां पर आपको मिल जाएंगे व्यवस्थित रूप से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और गाइज आप सभी की डिमांड पर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। इस टेस्ट सीरीज में जो भी खासियत है इसकी, आप एक बार इस पर विजिट करके देखिएगा, क्योंकि विजिट करेंगे तो आप और अच्छी खासे तरीके से वहां पर समझ पाएंगे किस तरह का टेस्ट है, कैसा डेटा इसमें डला है, क्या क्या चीजें हैं, कितना एक्सप्लेनेशन है, हर एक चीज को आप एनालाइज कर सकते हैं। वहां पर जो भी चीजें हैं आप एप्लीकेशन पर विजिट करके ही देख सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से वहां पर आपको पता चलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, तो डेमो एक बार देके देखिएगा कितना हेल्पफुल आपके लिए रहता है, उसके बाद में आगे की चीजें डिसाइड करें। तो एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा गाइस ये कांटेक्ट नंबर है, अगर कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? देखिए आप सभी के लिए एक और काफ़ी बढ़िया जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं और शानदार इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से हम शानदार बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमें इस तरह से काफ़ी कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट जॉब ये हो सकती है। देखिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है उनके लिए कोई बात नहीं, बट जो रूरल फैमिली या फिर आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है तो उनके लिए बेस्ट ये पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा जो है वो निकाल पाएंगे इसके थ्रू। पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी दिन आप इस जॉब को कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको दिन में 1 घंटा मिल रहा है तो 1 घंटे ही आप कर सकते हैं, 2 घंटे जितना भी टाइम मिल रहा है उतने टाइम के लिए कर सकते हैं किसी भी दिन। यानी कि संडे सैटरडे जिस दिन आप करना चाहें उस दिन ही कर सकते हैं। यानी कि संडे अगर आपकी कोचिंग की छुट्टी रहती है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो संडे को आप कर सकते हैं, बाकी दिन आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग फुली कस्टमाइज ये जॉब है और आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से अगर किसी भी दिन आपको करना है तो कर सकते हैं। मतलब यूं मान के चलेगा कि आपके लिए बेस्ट जॉब है, इससे बढ़िया जॉब स्टूडेंट के लिए शायद ही कोई होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी, क्योंकि आपको जिस सिटी में करना है उसी सिटी की नाम वहाँ पर फिल करें आप तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको जो टीम होगी वो कांटेक्ट करेगी और पूरी डिटेल वहीं पर समझा देगी। क्लियर गाइस? अगर आप फुल टाइम जॉब भी करना चाहते हैं गाइस तो अप टू 35,000 तक आपको यहाँ से पर मंथ रेवेन्यू मिल सकता है। क्लियर है? तो इतना आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, काफ़ी बढ़िया है। और स्टूडेंट के लिए तो बेस्ट है, जो पढ़ाई के साथ अपना खर्चा भी निकालना चाहते हैं, उनके लिए इससे बढ़िया जॉब शायद ही कोई होगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टीम 24 आवर्स के अंदर कॉल कर लेगी। आइए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? काफ़ी ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, अगर ऐसा कहें तो, क्योंकि कई सारे मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये होगा 1854, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत झांसी का विलय जो किया था ये 1854 में किया था। देखिए यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूजन, 2 फैक्ट है यहाँ पर इससे रिलेटेड इसी क्वेश्चन के, उसमें आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखिए पहला जो फैक्ट है वो यही है 1853 वाला। अब कई सारे लोग लगाएंगे कि 1853 में हुआ था, तो उस तरह का तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। अब ये 1853 में क्या हुआ था ये हम आपको एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सा। झांसी को 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो ये 1853 में मिलाया गया था। 1854 वाली बात करें तो इसमें क्या हुआ था,
राज्य अपहरण नीति के तहत ब्रिटिश शासन में इसको मिलाया गया था 1854 में। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी को मिलाया गया 1853 में, उसके ठीक एक साल बाद 1854 में राज्य अपहरण नीति के तहत ब्रिटिश शासन में इसको मिलाया गया था। तो ये दो तरह के फैक्ट है और इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका बनता है, तो यहीं पर आप गलती कर देते हैं। अब विलय नीति क्या होती है इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये समझ लेंगे तो आप आगे से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे अच्छे से बना लेंगे। अगर किसी शासक, जो भी राजा या शासक होता था, उसकी मृत्यु बिना किसी पुरुष यानी कि वारिस के हो जाए, उसके कोई भी पुत्र ना रहे यानी कि पुरुष वारिस उसका ना हो, तो उसका जो साम्राज्य है या उसका राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये कहती है विलय नीति। विलय नीति यही कहती है कि अगर कोई राजा है, शासक है, तो बिना किसी पुरुष वारिस के हो जाए उसका निधन, तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और उसी के तहत झांसी जो थी, इसका जो राज्य था झांसी, ये विलय हुआ था। तो ये 1854 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर अपन बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी जो है ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया था। और ये विलियम जो नीति थी या विलय नीति थी, ये इन्हीं के काल में चली थी, इनके शासन काल में चली थी। तो ध्यान रखिएगा 1848 से 56 तक ये थे भारत के गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब आपका हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में है। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम आपको यहाँ पर कवर करवा दे रहे हैं। देखिए, ये जो स्टेडियम है ये बेंगलोर शहर के बीचों बीच स्थित है। पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, स्थापना 1969 में। अगर अपन बात करें कि इसकी जो क्षमता है, बैठक क्षमता कितनी है, तो इसकी जो बैठक क्षमता है ये है 40,000 लोगों की, यानी एक साथ इसमें 40,000 लोग बैठ सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बनता है इससे रिलेटेड कि इससे पहले किस नाम से जाना जाता था। एम चिन्नास्वामी जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसका पहले नाम क्या था? तो कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इसका नाम था पहले। और ये जो चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किया गया है, ये किसके नाम पर किया गया? यही भी पॉइंट बनता है, आप सभी लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो इसका नाम है एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ये नाम बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और मैसूर राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक थे मंगलम चिन्नास्वामी। तो इनके नाम पर इसका नाम एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आपका जो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मिलिना साल्विनी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा मिलिना साल्विनी, जो कि वर्ष 2019 में इनको कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी गाइज यहाँ पर कि ये जो मिलिना, इनका नाम है मिलिना साल्विनी, ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भारत से नहीं है, ये कहाँ से है? इटली से। इटली से। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ये अगर इटली से है तो इन्होंने कथकली नृत्य शैली में कैसे योगदान दे दिया? तो गाइज ये इन्होंने जो है कथकली जो नृत्य शैली सीखी है ये केरल से सीखी है। ध्यान रखिएगा, केरल से इन्होंने सीखी है स्पेशली, और इसी में योगदान के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया वर्ष 2019 में। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये एसएससी जीडी 2023 में भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। ध्यान रखिएगा, कई सारी मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके, इसीलिए हम आपके खास कर लेकर आए हैं। इन्होंने केरल जो है इसमें केरल में सीखी है कथकली, क्योंकि केरल की ही शास्त्रीय नृत्य शैली है कथकली। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के एक स्कूल का इन्होंने बेसिकली चलाया, ये स्कूल खोला था। कहाँ पर? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। और इसका नाम इन्होंने रखा मंडप। मंडप इसका नाम इन्होंने रखा है मिलिना साल्विनी। विशेष करके आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बनता है। इसके अलावा गाइज 2019 में इनको मिला मिलिना साल्विनी को पद्मश्री कथकली नृत्य शैली में योगदान के लिए। इसके अलावा 2019 में ही किसको मिला था? ये मिला था भारतनाट्यम की नृत्यांगनी है नर्तकी नटराज, इनको 2019 में ही दिया गया था पद्मश्री। ध्यान रखिएगा। तो इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है, ये भी आपका जीडी में पूछा गया था पिछले साल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? सही जवाब रहेगा भाग 3 में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसमें मूल अधिकार सन्निहित है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार सन्निहित है, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में देखने को मिलते हैं। और ये जो भाग 3 है इसको किस नाम से जाना जाता है, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है भारतीय संविधान का। भारत में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत का जो संविधान है 6 मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। ये कौन कौन से हैं, तो इनको सभी को आपको समझने की जरूरत है। देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये 6 अधिकार हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। हम एक एक कर आपको बताते हैं। देखिए, समानता की बात करें, समानता का जो अधिकार है इसकी, तो ये जो आता है ये किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये आता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें स्वतंत्रता की, तो ये जो आता है ये अनुच्छेद, इसके बाद में कौन सा आएगा, 19 से 22 तक ही आता है, 19 से 22। इसके अलावा शोषण आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आता है 22 के बाद में 23 से 24 तक, है ना, 2 ही रहता है इसका, 23 और 24 दोनों हैं शोषण के विरुद्ध में। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता में आता है 25 से 28। इसके बाद में सांस्कृतिक वाला आता है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, तो ये 29 से स्टार्ट होता है और 29-30, है ना। और ये नेक्स्ट लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है 32। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो ये हमने 14 से लेकर 32 तक आपको बता दिए हैं। इनको आप याद रख सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछे जाते हैं और ये 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 2019 में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो घोषणा की थी इन्होंने, कब की थी, तो इसकी घोषणा इन्होंने की थी 15 अगस्त को 2019 को। 15 अगस्त 2019 को इन्होंने इसकी घोषणा की थी, जल जीवन मिशन की 2019 में। देखिए, जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक का रखा गया, तो 2024 तक का इसका लक्ष्य रखा गया। क्या किस तरह का लक्ष्य है, तो घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण जो भारतीय घर हैं उनमें स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 2024 तक की डेडलाइन इसकी है, किसकी, जल जीवन मिशन की। और ये 2019 में शुरू की गई योजना है जो कि प्रधानमंत्री ने की थी। और इस मिशन के तहत गोवा जो है, गोवा ये 100% यानी कि 100% नल का पानी देने वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है, यानी भारत का पहला राज्य 100% नल का पानी देने वाला गोवा। इसके बाद में कौन सा राज्य आता है, तो गोवा पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है तेलंगाना, है ना। और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहले हैं और इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे गाइस। हमारी एसएससी जीडी की कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने विजिट नहीं किया है, डेमो चेकआउट नहीं किया है, तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्लियर है। और आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं हम आप सभी की डिमांड पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट डेमो तो जरूर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। आगे की जो चीज़ें हैं वो बाद में देखें, पहले डेमो जरूर से देख लिए। इसके अलावा हमारी एमपी स्टेट के लिए भी टेस्ट सीरीज है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर के लिए एमपी जीके की टेस्ट सीरीज भी हमारी है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की और ये 2021 की अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में से जाकर इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य सेन जो है इनका संबंध बैडमिंटन से है और लक्ष्य सेन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तो है ही सही, इसके अलावा ये बैडमिंटन परिवार से भी ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इनका जो परिवार है इसका संबंध पहले से ही बैडमिंटन से रहा है। इनके बैडमिंटन में शामिल होने से पहले ये परिवार बैडमिंटन, अगर ऐसा कहें तो बैडमिंटन परिवार से ताल्लुक़ ये रखते हैं। क्लियर है। इनके जो भाई है चिराग सेन एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसके अलावा इनके जो पिता है DK सेन भारत के कोच ये हैं, है ना, प्रशिक्षक है, कोच है ये। और इनके भाई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। और अब ये लक्ष्य सेन जो है ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था। आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सोनल मानसिंह, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। गाइस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं सोनल मानसिंह से, ध्यान रखिएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सोनल मानसिंह जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और काफ़ी सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं। क्लियर है, कन्फ्यूज़ होने वाली बात ही नहीं है। भरतनाट्यम ये तो पहला हो गया है ना। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है, सोनल मानसिंह है। तो इनका जो संबंध है भरतनाट्यम से है, इसके अलावा ओडिसी से है, ओडिसी। तो दो शास्त्रीय नृत्यों से इनका संबंध है, भरतनाट्यम और ओडिसी, सोनल मानसिंह का। तो दोनों याद रखिएगा क्योंकि ये इस शैली में निपुण है, यानी कि इस नृत्य शैली की गुरु ये मानी जाती है सोनल मानसिंह। इसके अलावा 1962 में 1962 में 1992 में तो ये इनको पद्म भूषण मिला था सबसे कम उम्र में। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1962 में मुंबई में अपनी रंगभूमि के बाद सोनल मानसिंह जो है इन्होंने नृत्य करियर की शुरुआत की थी 1962 में। इसके अलावा 1977 में इन्होंने क्या किया था, तो दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय केंद्र यानी CICD, ये CICD है शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र, इसकी जो है शुभारंभ या स्थापना इन्होंने की थी 1977 में। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको नामांकन दिया गया। इनको 1992 में तो पद्म भूषण मिला था। इसके अलावा 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2003 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। तो ये पद्म विभूषण भी स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि ये 2003 में इनको मिला है, जो काफ़ी बड़ा है, यानी कि दूसरे नंबर का है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। तो भारत का इसमें 2.4% है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 2.4%। भारत में विश्व के कुल जो सतह है इसका जो क्षेत्रफल है इसका भारत में 2.4% हिस्सा आता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत जो है ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हम कवर करें, जैसे कि हम देखे थे यहाँ पर भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है ये कौन सा है, तो ये जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में आता है आपका, और इसको बेसिकली इंदिरा कर्नल के नाम से जाना जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि आपका दक्षिण में कौन सा है सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये कन्याकुमारी में है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इस तरह से पूर्व में किबुतु, इस तरह से उत्तर में पूर्व पश्चिम दक्षिण, है ना, सारे आपको पता होने चाहिए एक एक चीज़ें जो भी आपकी एग्जाम में बन सकें। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बुलिमिया का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है इनमें से यह है खाने संबंधित विकार, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिवाली, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। उत्तर भारत के जो लोग हैं ये दिवाली पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। क्लियर है, दिवाली का जो त्यौहार है कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो खास करके ये क्वेश्चन बनता है कि दिवाली का त्यौहार किस हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। तो ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। दिवाली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को ये मनाया जाता है और इस दिन धन और समृद्धि के लिए देवी सरस्वती यानी लक्ष्मी, माफ कीजिएगा, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार देश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्ता शासन वाली एक संस्था। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका अर्थ है ये, तो ये अर्थ है पंचायत का, पंचायत सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए थोड़ी सी हम डिटेल यहाँ पर बता दें, है ना। यहाँ पर 243 की अगर बात की गई है तो 243 ए की अगर अपन बात करें तो इसका जो संबंध है ये ग्राम सभा से, ग्राम सभा से। इसके अलावा इसी तरह 243 बी की बात करें तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है पंचायतों के संविधान से। और इसी तरह 243 आपसे सी पूछे जाए तो आप बता दीजिएगा पंचायतों की
संरचना से इनका संबंध है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि बताइए अनुच्छेद 243 किससे संबंधित हैं, या फिर ग्राम सभा का संबंध किस अनुच्छेद से है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा NSSO, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा NSSO। ये आपका करेक्ट आंसर है NSSO, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसका पूरा नाम है। ये करता है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो संगठन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इसके तहत काम करता है। ये 5 साल में है, यानी कि जो ये सर्वेक्षण होता है हर 5 साल में किया जाता है। हर 5 साल में सर्वेक्षण होता है। और भारत में गरीबी का पहला जो आकलन है ये कब किया गया था, ये किसने किया था। तो ये जो किया था लकड़ा वाला जो समिति थी इसने किया था भारत में गरीबी का पहला आकलन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अप्रैल 2022 में भारत के खेरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने। गाइस 2022 का ये क्वेश्चन आपसे पूछा है करंट अफेयर का। और ये जो एग्ज़ाम हुई थी 2023 जनवरी में हुई थी 2023 में, यानी कि कुल मिलाकर आपसे पिछले 1 साल का करंट अफेयर पूछा गया ये। और अभी हाल ही में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और 5 राज्यों में हुए, मिजोरम, तेलंगाना में। क्लियर है। तो हो सकता है इसी तरह से आपका पूछ लिया जाए कि बताइए किसी विधानसभा सीट दे देगा आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान किसी भी राज्य की, और वहाँ से पूछ लेगा कि विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं। इसी तरह से तो अब इतने सारे डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बना है ना। यहाँ से आपका खैर जो सही जवाब रहेगा ये यशोदा वर्मा रहेगा। यशोदा वर्मा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब वापस से छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका है तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब अब सेंस नहीं रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। कृषि में गाय के गोबर का जो यूज होता है ये होता है जैविक उर्वरक के रूप में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अगर ऐसे कहें तो गोबर का जो इस्तेमाल होता है खाद के रूप में किया जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। गाय का जो गोबर होता है गाइस इसमें एंटी फंगल और बग स्प्रे के गुण होते हैं, यानी कि मिट्टी की जो लवणता और क्षारीयता है इसमें इससे सुधार होता है गाय के गोबर से। इसके साथ ही इसमें जो राइजोबिया है, राइजोबिया के जरिए बेहतर नाइट्रोजन अवशोषण जो होता है इससे उसमें मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं गाय का जो गोबर होता है ये कृषि के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति SEC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपका सही जवाब हो जाएगा दिनकर गुप्ता को, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दिनकर गुप्ता जो है ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसका नाम है, इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दिनकर गुप्ता को। और कब तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है ये भी आप देख लीजिएगा, 31 मार्च तक के लिए, 31 मार्च 2024 तक के लिए, 31 मार्च 2024 तक के लिए इनको जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया दिनकर गुप्ता को जून 2022 में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अगर अपन बात करें, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है ACC, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक ये बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है ये भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2009 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो पनामा नहर है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और ये जो नहर है पनामा में स्थित है। कहाँ पर है? पनामा में स्थित है। यह शहर पनामा में है और 82 किलोमीटर लंबी जो बेसिकली ये एक नहर है। पनामा नहर पनामा के स्तमोज को काटती है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, इसको कब खोला गया आवागमन के लिए, तो इसको खोला गया 1914 में, 1914 में इसको खोला गया आवागमन के लिए। पनामा नहर को पार करने के में जहाज़ों को कितना समय का टाइम लगता है? करीबन 8 घंटे का टाइम इसमें लगता है। इस नहर की जो चौड़ाई है, चौड़ाई की बात करें तो ये है 90 मीटर और इसकी जो गहराई है, गहराई ये है 12 मीटर। चौड़ाई 90 मीटर, गहराई 12 मीटर और 82 किलोमीटर लंबी है। पनामा में स्थित है। क्लियर है? 8 घंटे जहाज़ों को लगते हैं इसमें। 1914 में इसको आवागमन के लिए खोला गया। ये सारी डिटेल है, आप याद रखते चलिएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है और यहाँ एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किससे बना हुआ है? तो बर्तन जो बना हुआ है ये तांबे से बना हुआ है, तांबे के गुण ये बेसिकली दिखा रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने देश उद्योगों के लिए जाना जाता था। भारत देश की स्वतंत्रता से पहले भारत जो है मुख्य रूप से किन उद्योगों के लिए जाना जाता था? तो हस्तशिल्प उद्योगों के लिए भारत जाना जाता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए गाइज, हम नेशनल का जो करंट अफेयर है आपको लगातार इस चैनल पर कवर करवा रहे हैं। एग्जाम टाउन चैनल है हमारा, इस पर हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और स्पेशल फॉर्मेट में दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको कवर करवा रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं पिछले लास्ट 1 ईयर के। तो हमने भी इस चैनल पर आपको लास्ट 1 ईयर का सारा करंट अफेयर कवर करवा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से विजिट करें। साथ ही हमने नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाली वीडियो भी दे दी है, अगर आपको ने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और कोई भी वीडियो चाहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड तो इस चैनल पर आकर जरूर बता दीजिएगा, आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो हम लेकर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? परिवहन का जो साधन यूज होता है अब पाइपलाइन होता है। पाइपलाइन यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। किसने बिताया था? तो स्वेन सांग आपका करेक्ट आंसर रहेगा, स्वेन सांग। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, स्वेन सांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम जो उत्सव मनाया जाता है ये केरल में मनाया जाता है। केरल हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का एक क्या है? तो विटामिन सी एक डैश है, तो ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था या हुआ था? तो दक्षिण एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था सबसे पहले हुआ था 1984 में, 1984 में, 1984 हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भारत के लिए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनको कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है अगस्त 2022 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किसके नाम से जाना जाता है या देश के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी इनको कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज जो पंक्तियां होती है उनको रैंक हम बोल सकते हैं। रैंक हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राशेश्वर सेकिया बार बयान डेस नृत्य से संबंधित है, तो इनका जो संबंध है सत्रिया नृत्य से है। सत्रिया नृत्य काफ़ी डिटेल में हमने कल वाली वीडियो में आपको बताया था। असम का शास्त्र नृत्य, ध्यान रखिएगा, और महंत शंकरदेव जो है इनके भक्ति प्रदर्शन से इसकी उत्पत्ति हुई है सत्रिया नृत्य की। असम का ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो भारत में ज्वारी, पवन और सौर ऊर्जा ये जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो ये जो केंद्र माना जाता है बेंगलुरु को माना जाता है। बेंगलुरु हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यों की परिषद को देश के रूप में भी जाना जाता है। राज्यों की जो परिषद होती है इसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यों की परिषद को राज्यसभा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में देश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल की कटाई के लिए तैयार होती है, यानी कि जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है उस दौरान किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। तो ये कौन सा मौसम होता है? सर्दी का, पतझड़ का, ग्रीष्म का या वसंत का? कौन सा मौसम होता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है?
तो इस मौसम को सर्दी का मौसम कहा जाता है। सर्दी का मौसम हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डेस है। 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, 10 लाख या 1 लाख रुपए से अधिक नहीं, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं, 1 करोड़ से रुपए से अधिक नहीं। आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। तो यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? सिरके में उपस्थित रासायनिक अम्ल जो होता है इसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। एसिटिक अम्ल आपका यहाँ से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में कार्यबल यानी कि वर्क फोर्स आबादी में देश के लोग शामिल नहीं होते हैं। भारत में वर्क फोर्स जो आबादी होती है इसमें कौन से लोग शामिल नहीं होते, किस वर्ष आयु वर्ष के? तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 14 वर्ष के जो लोग होते हैं इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग है। तो ये किसका है? तो ये होता है जीडीपी का। जीडीपी यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन जीडीपी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों की बात करें भारतीय संविधान में मई 2022 के अनुसार आपसे पूछा है। आपका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। 2022 के अनुसार 11 जो मौलिक कर्तव्य है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक हैं इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ये हुई थी बम्बई विश्वविद्यालय की। थर्ड यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोड बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? तो ये की गुलाम नबी आज़ाद ने। गुलाम नबी आज़ाद फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की? काफ़ी ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है और कई सारे मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पुष्यमित्र शुंग आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण देश के दशक के मध्य तक था। तो भारत में हरित क्रांति का जो पहला चरण था ये था 1960 से 1970 के बीच में, यानी कि 1960 के दशक के मध्य से, यानी कि 1960 से 1970 के दशक के मध्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेस एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषिक योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने को सक्षम बनाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को होती है या मंत्रालय की होती है? तो भारत में जो 10 की जनगणना होती है ये कराने की जो जवाबदारी होती है ये गृह मंत्रालय की होती है। गृह मंत्रालय हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जिम्मेदारी या जवाबदारी गृह मंत्रालय की होती है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब रहेगा सुमन बेरी। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भारत 23 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे ये हुए थे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार, पेशी कोशिकाएं तर्करूपी। इनमें से जो सही युग्म है ये आपको बताना है। तो इनमें से दोनों जो युग्म है सही है, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा 1 तथा 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में। अगला क्वेश्चन है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से देश में मनाया जाता है। हेमिस जो पर्व है कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है?
इसमें जो वजन होता है और व्यास होता है ये आपसे पूछा है। पहले वजन की बात करते हैं तो वजन होता है 2 किलोग्राम। वहीं व्यास की बात करें तो ये करीबन 22 सेंटीमीटर होता है। तो 2 केजी और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है, यानी कि परमाणु जो संख्या 33 है किसकी है, तो ऑर्सेनिक की है। ऑर्सेनिक थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। अधस्तरीय, अपक्षयी आधारी मृदा, उपमृदा, अपक्षय रहित आधारी। और तो इनमें से ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो इनमें से कौन सा जो कर्तव्य नहीं जोड़ा गया, तो इनमें से 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई। तो ये जो दी गई रामा सुब्रमण्यम गांधी को। हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। तो 1971 में जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी इसका नाम है चौथी पंचवर्षीय योजना। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा गया है। गोप जो नृत्य है ये गोवा का है, गोवा का। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो किसके पास में होता है बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास में होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित भारतनाट्य, भारत शास्त्र या भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा कुचिपुड़ी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्योंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। देश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता होती है या योग्यता नहीं है। तो क्या नहीं है इनमें से जो योग्यता नहीं है ये होती है उच्च शिक्षा के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या योग्यता नहीं रखी गई है। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए देश में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था 1919 में। 1919 आपका मार्च हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। स्वदेशी आंदोलनों का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो ये जो पड़ा था बंगाल में पड़ा था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है ये भारत का है, भारत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। तो ये जो चुना गया है ये संजय राउत को चुना गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इनका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। तो सागा दावा जो जाना जाता है ये किससे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सिक्किम को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है। इनमें से आपको बताना है क्रिकेटर कौन नहीं है। तो साइना नेहवाल आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के प्रशस्ति की रचना की थी। तो ये जो की थी इन्होंने ये की थी पुलकेशिन द्वितीय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सत्रिया शास्त्रीय जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया जो है ये असम का है, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं अभी। असम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से किस एक किस अंक पर खेल जीतेगा।
आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये 30 नंबर पर खेल जीतेगा, 30 अंक पर। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डेस कार्य कहलाता है। तो ये जो कार्य होता है ये स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। स्थिरीकरण हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवशेष क्या होता है? तो ये जो सफ़ेद अवशेष होता है ये होता है बोरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ये होता है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, भूत सालिन, सूत सालिन और अन्य कलाकृतियों बनाने में किया जाता है। यह किस फसल की बात हो रही है? तो ये जो फसल की बात हो रही है जूट की बात की जा रही है, जूट हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो ये जो मिले हैं किन को मिला है? शोभना नारायण को मिले हैं। शोभना नारायण फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डेज तक होती है। तो ये जो होती है 5 वर्ष की अवधि तक होती है। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? आयातित सामान जो होता है किस कारण से अधिक महंगा होता है? तो प्रशुल्कों के आधार पर होता है, प्रशुल्कों से होता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? बैंक सेवाएं। बैंक सेवाएं फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लू किस ऋतु की विशेषता है? लू किस ऋतु की विशेषता है? तो ये जो है ये है ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया को देश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया को जो लॉन्च किया गया था ये लॉन्च किया गया था कब किया गया था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? क्लियर है? आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये 74.04% आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए किशोरों को? तो ये हो गया 3 के साथ में हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अवध पर जो कब्जा किया था ये किया था 1956 में, माफ कीजिएगा 1856 में, 1856 में इन्होंने कब्जा कर लिया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो भारत में 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी किस थीम पर आधारित थी? इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हाँ यहाँ से हो जाएगा। भारत में 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसकी थीम क्या थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देश केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते। तो पादप कोशिकाओं में क्या मौजूद होते? प्लास्टिड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ, केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते। जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। इनको आजीवन कांग्रेस पार्टी, रायतू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? सरकार के राजस्व बजट का जो हिस्सा नहीं है इनमें से, तो इनमें से जो आपका दे रखा है यहाँ पर योजना पूंजीगत व्यय, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का क्या माना जाता है? तो इसको व्यापार का की मात्रा माना जाता है। व्यापार की मात्रा इसको कहता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी जो नृत्य उत्सव है भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो ये जो उगाया जाता है इसका नाम है अरंडी के बीज। अरंडी के बीज हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया गुजरात में। 36वां संस्करण 2022 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शास्त्रीय नृत्य की अल्लरमेल वल्ली जिन्हें देश के नाम से जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इनका जो नाम है ये अल्लरमेल वल्ली है और भरतनाट्यम से इनको सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा पद्म भूषण से 2000 आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद देश सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद किसका संग्रह है? तो ये करीबन 1028 सूक्तों का संग्रह देखने को मिलता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है?
तो ये जो वर्षा होती है खासी पहाड़ियों में होती है, खासी पहाड़ियों। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। स्पेलेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? स्पेलेराइट किस धातु का अयस्क है? तो ये जिंक का है, जिंक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पष्टता के का अंत से रिलेटेड है, अस्पष्टता का निषेध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? किस मामले में नहीं है, यानी कि किस मामले में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा धन विधेयक पारित करने की शक्ति नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो इनका जो नाम है योगी आदित्यनाथ। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से में है? तो इनका जो संबंध है ये मणिपुर से है, मणिपुर से ये है, इनका नाम है मेरी कॉम। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? तो ये जो उत्सव है इसका नाम है हॉर्नबिल उत्सव, जिसको उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है देश वस्तुओं या सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति कर लगने वाले संग्रह का प्रावधान करने के लिए कौन एक अधिनियम पारित किया गया या पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया ये क्या पारित किया गया? तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित किया गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम और उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घिरता है? आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका यहाँ से हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घिरता है? बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? यहाँ पर हमने टॉप 100 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। इसका ये हमारा सेकंड पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी SSC GD की टेस्ट सीरीज है नई वाली, अगर आपने डेमो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा ये कुछ कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, ई-बुक्स है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इन पर जाकर डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर गाइस? यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पर आपको बता दें ये हमारा एग्जाम टाउन चैनल है, जहाँ पर हम आपको नेशनल का करंट अफेयर लगातार कवर करवा रहे हैं। एग्जाम से पहले सारा जो करंट अफेयर है नेशनल का आपको एज इट इज कवर करवा देंगे। पर यहाँ पर गाइस हम लगातार आपको करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं नेशनल का टॉपिक वाइज स्पेशल फॉर्मेट में। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, क्योंकि SSC GD में लगातार करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं और आप सभी को पता ही एडवांस लेवल के बनते हैं। तो यहाँ पर सारा हमने कवर करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से विजिट करिएगा। क्लियर है? आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।